अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन अजीज। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, ईरान अमेरिका इसराइल जंग अब वार्निंग का मरहला नहीं रहा, ये अमल का मरहला है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई की शहादत से पहले जिस खुफिया निगरानी और डिजिटल ट्रैकिंग का इंकशाफ फाइनेंशियल टाइम्स ने किया है वो हैरान कुन है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस ने तेहरान की ट्रैफिक कैमरों को हैक करके बरसों तक खुफिया निगरानी की वीडियोस तिल हबीब मुंतकिल की जाती रहीं। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत, मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स तक का डेटा इकट्ठा किया गया। पास्तोर स्ट्रीट पर वाक़ कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात तक रसाई हासिल की गई। अमरीकी खुफिया अदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलने वाली खुफिया इतला इसराइल के साथ शेयर की गई और फिर सुबह 9:40 पर 30 बमों के जरिए ज़ेरे ज़मीन बंकर को निशाना बनाया गया। यही वो हमला था जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई शहीद हुए। लेकिन जिस हमले को फैसला कुन समझा जा रहा था वो एक वसी तर महाजराई का आगाज़ बन गया। इस शदीद कशीदगी के बायस रहबरे आला का जनाजा भी ताहाल मुमकिन नहीं हो सका। एक अलामत की जंग अभी अपने अरूज पर है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने न सिर्फ इसराइली अहदाफ बल्कि बहरीन, इराक, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में मौजूद अमरीकी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। बाज़ हमलों की तस्दीक अमरीकी फौजी ज़राए ने भी की। खलीजी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसल मुतहरक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हलाकतों और तैयारों के नुकसान की भी तस्दीक की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ जंग में अब तक मजमूई तौर पर 6 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह होने की भी तस्दीक कर दी गई है। अमरीका ने खलीज ओमान में मौजूद तमाम ईरानी जहाज तबाह करने का दावा किया तो पासदारान इनकलाब ने वार्निंग जारी कर दी और ख़बरदार किया कि आबनाए हुरम्स मुकम्मल बंद है। किसी भी जहाज ने गुजरने की कोशिश की तो जलाकर राख कर देंगे। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुरम्स में अमरीका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरादर जहाज पर हमले का भी दावा किया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। बीबीसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का एक हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका और इसराइल के तरीक़ेकार में काम की तकसीम दिखाई देती है, यानी इसराइल आला क़यादत को निशाना बनाने वाले हमलों पर तवज्जो देता है जबकि अमेरिका ज़्यादातर फौजी अहदाफ को निशाना बनाता है। इस सब में अहम प्लेयर्स अब मंजर आम पर आ गए हैं। चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी की हमायत का ऐलान किया है। रूस ने आलमी जंग की वार्निंग दी है। वहीं पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी अहम बयान सामने आया है कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। अफगानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। खित्ता 2 वाज़े ब्लॉक्स में तकसीम होता दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग भी मुसलसल जारी है। पाकिस्तान ने सूरत हाल में वाज़े किया है कि वो खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता मगर अपनी सलामती पर कोई समझौता भी नहीं करेगा। अफगानिस्तान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों में 188 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा, 435 हलाक और 630 जख्मी हो चुके हैं। 51 ठिकानों पर फिजाई हमले इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दिफाई नहीं बल्कि कंट्रोलिंग पोजीशन में है। ये एदादो शुमार बताते हैं कि ईरान खित्ते में स्ट्रेटेजिक बर्तरी दिखा रहा है जबकि पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर फैसला कुन कंट्रोल हासिल कर रहा है। सवाल अब ये है कि क्या और इसराइल तवील जंग बर्दाश्त कर सकेंगे। अब सवाल ये नहीं कि जंग शुरू किसने की, सवाल यह है कि इख्तिताम की शराइत कौन तय करेगा। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए सबसे पहले हम ईरान की सूरत हाल के हवाले से हमें ज्वाइन किए ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जॉन, सबसे पहले हमें तेहरान की मौजूदा फ़िज़ा के बारे में बताइए कि वहाँ की आवाम की क्या सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त और शहर की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है। देखिए, सेंटिमेंट्स ये है कि आवाम तो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी शौक में है। जो आयतुल्लाह ख़ामनई को इन्होंने बुज़दिलाना तौर पे इन शैतानों ने जिस तरीके से अटैक किया, उनके नाम नहाद कंपाउंड में वो जिस तरीके से ऑफिशियल्स मिलने आए हुए थे उनको और अपने घर वालों के साथ वो थे, किसी बंकर या रशिया में नहीं थे वो, तो उनको जिस तरीके से उस बुज़ुर्ग को शहीद किया गया और पूरा ईरान इस वक्त गुस्से में। ना सिर्फ ईरान बल्कि जितने भी लोग जानते हैं हक और बातिल के बीच में फ़र्क, सारे लोग बगैर किसी मजहबी डिफरेंस या रेस बेस्ड डिफरेंस या किसी भी चीज़ के, वो आई थिंक बहुत ज़्यादा सख्ती से नाराज़ हैं। ईरान के अंदर तो खैर बहरहाल
लोगों को सिर्फ एक चीज इस वक्त सूझ रही है, वो सिर्फ बदला है। और वो बदला लेने के लिए आपने देखा कि वेव जो है वो लॉन्च कर दी है यहाँ की आईआरजीसी ने। और जहां तक हो सकता है अमेरिका के जितने एसेट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिन मुल्कों ने ईरान के खिलाफ हमले में, उनके एसेट्स को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और ईरान को वेकेंट करने की भी बारे में कहा गया है कि उसको खाली कर दिया जाए। उस हवाले से भी बताइए कि क्या आवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रही है? देखें, ऐसी कोई मैं आपको बताऊं, मुझे सरप्राइज हुआ जब इवैक्यूएशन की खबरें आई। लोग गए और काफी 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 सारे लोग गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे तेहरान को खाली कर दिया। यहाँ पे अभी भी चीजें नॉर्मल की तरह हैं। जो लोग तेहरान से बाहर से आए थे वो तेहरान से गए हैं बेसिकली। और कहा भी यही गया था कि जो तेहरान का नहीं है, जो अपने शहरों से आया है, क्योंकि जाहिर है ईरान लॉन्ग टर्म अट्रिशन उसके तौर में देखता है, लॉन्ग टर्म जंग होने वाली है ये। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज बात बताऊं कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में तेहरान के अंदर वापस आए हैं। ये भी मैं आपको बताऊं क्यों आए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आयतुल्लाह खामनाई ने मना कर दिया बंकर में जाने से, और जब वो बाहर आराम से जो है वो बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे शहादत का, तो हम क्यों जो है वो भागें या हम क्यों जाएं छुपने। तो काफी काफी बड़ी तादाद में लोग वापस भी आए हैं ईरान में इस वक्त, तेहरान में। अच्छा, और तेहरान और दीगर शहरों में अमरीकी और इसराइली स्कूल हमलों में तकरीबन कोई 160 से ज़ायद कमसन तालिबात की शहादत की भी इतलात सामने आई। क्या मकामी ज़राए और अस्पतालों से इसकी तस्दीक हो सकी? और दूसरा ये भी बताइए कि साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल्स को भी टारगेट किया गया है, तो उसके भी कोई सरकारी और गैर सरकारी इदाद दुशुमार हैं आपके पास? शजिए, देखें, मैं आपको बताऊं, तस्दीक करने की तो बात ही आप छोड़ दें। 67 बॉडीज तो स्कूल में ऐसी हैं, उन छोटी बच्चियों की बॉडीज ऐसी हैं कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती कि उनके माँ बाप कौन है, वो बच्चियां एग्जैक्टली थी कौन। इतना बुरा बम मारा है अमेरिका ने, और बेशरम वहां से बैठ के कह रहे हैं कि कोई बेस था बराबर में। और आप देखें कितना कितना जुल्म किया उन्होंने। और सिर्फ ना सिर्फ उस स्कूल के ऊपर उन छोटी बच्चियों को मारा, तेहरान के अंदर कल से इन लोगों ने जो कारपेट बॉम्बिंग करना शुरू की है, फिरदौसी स्क्वायर के ऊपर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली हिट किया। नारमक के अंदर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली बिल्डिंगों को पूरी पूरी बिल्डिंगों को गिराया इन लोगों ने। अब्बासाबाद के अंदर, वेस्टर्न तेहरान के अंदर, सेंट्रल तेहरान के अंदर कांस्टेंट बॉम्बिंग्स। एक एक टारगेट को, अगर ये कहते हैं कि टारगेट बैठा हुआ है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ा रहे हैं। तो इनको तो खून की आदत लग चुकी है। और गाजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर जो ये कर रहे थे, उसके हिसाब से ये यहाँ पे भी यही चल रहा है। क्योंकि अब ये इतना घबरा गए हैं ईरान के रिस्पॉन्स से कि इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो ये मैक्सिमम कैजुअलिटीज अब इन्फ्लिक्ट करने पे आ गए हैं। और बहुत जल्द हो सकता है कि ये मस्जिदों के ऊपर भी हमला करना शुरू करें। पुलिस स्टेशन के ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मस्जिदों के भी हो सकता है ये हमला करना शुरू करें। क्योंकि मस्जिदों में बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जा रहे हैं और अपना नाम लिखवा रहे हैं कि अगर जंग होती है तो हमें आप प्लीज, हम हैं आपके साथ। वहां पे मस्जिदों में नाम लिखा जा रहा है लोगों का। सही। और खामनाई साहब पर जब हमला हुआ तो तब ईरानी सदर के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। क्या ईरानी सदर अब ठीक है? उनके बारे में क्या तफसीलात हैं? जी, ईरानी सदर तो बिल्कुल ठीक है। वो तो ट्रांजिशन काउंसिल का हिस्सा भी है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। खामनाई साहब का ये भी बता दीजिए कि लीडरशिप की तरफ से कोई वैक्यूम नज़र आता है, या फिर आपको लगता है कि आवाम के साथ वो इंगेज्ड हैं और वो कंटिन्यूसली मैसेजिंग चल रही है? क्या वैक्यूम नजर आएगा? धड़ाधड़ वो मिसाइलें मार रहे हैं वहां पे, आप खुद देखें ना। तो वैक्यूम तो तब नजर आता है जब बिल्कुल खामोशी होती है या कुछ नजर नहीं आ रहा होता। सब अपने मामूल के हिसाब से ही नहीं चल रहा, लीडरशिप की तरफ से मैं पूछ रही हूँ कि आपको कोई की तरफ से आवाम के साथ कोई कनेक्टिविटी है, उनको आगाह किया जा रहा है? जी, ऑब्वियसली आवाम को बताया जा रहा है कि इस टाइम लीडरशिप क्या सोच रही है। जी, जो लीडरशिप काउंसिल, जो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल, जो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस नहीं, हेड ऑफ जुडिशरी, और आरफी आयतुल्लाह अली रजा आरफी साहब के पर मुश्तमिल जो 3 लोगों की जो काउंसिल है, वो फैसले ले रही है। आयतुल्लाह खामनेई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एग्जीक्यूशन कर रही है। बट एट द सेम टाइम अभी आयतुल्लाह खामनेई की रिप्लेसमेंट का जहां तक सवाल रहा, तो उसके ऊपर मजलिस खुबरगान, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो इसके ऊपर मीटिंग करेगी एंड दे विल डिसाइड कि एग्जैक्टली कौन होंगे। ये एक इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आयतुल्लाह खामनेई के बाद सक्सेसर को उनके इलेक्ट किया जाएगा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट से। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट।
ठीक, और किन मुमकिन शख्सियात के नाम बतौर नए रहबर आला ज़हर बहस हैं? क्या ये दुरुस्त है कि ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि जो भी ज़्यादातर नाम आएंगे वो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले हार्ड लाइनर्स समझे जाते हैं, ख़ुसूसन ईरान और की खुद मुख्तारी और अमेरिका मुखालिफ पॉलिसी के मामले में? मुझे लगता है कि देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, और जहां तक मैं समझता हूं बिल्कुल सख्त ही, मतलब सख्त तो क्या कहेंगे, यहाँ पे भी जाहिर है जो इंसाफ की जो पॉलिसी है, जो प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उसी हिसाब से होता है। क्योंकि देखें सुप्रीम लीडर बनने के लिए, वलायत फ़की बनने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर मुज्तहिद होना जरूरी होता है, ताकि आप इज्तिहाद कर सकें, फतवा दे सकें, और इसके अंदर कई सालों की इसके अंदर इस्लामिक टीचिंग्स होती हैं। तो जो भी आएंगे वो तो प्रिंसिपल्स के अंडर ही आएंगे, और आई एम श्योर आवाम का रिस्पांस जिस तरीके से है, आयतुल्लाह खामनाई को जिस तरीके से शहीद किया है, आई एम श्योर स्ट्रिक्ट ही होंगे, वो तो कंटिन्यू रखेंगे अटैक्स। ठीक, जॉन, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट्स आई है कि खामनाई साहब की जासूसी के हवाले से, ख़ुसूसन तेहरान की ट्रैफिक कैमरों को हैकिंग से मुतालिक, उसके बाद अवाम और रियासती इदारों में कैसा रद्द-ए-अमल है? क्या अवाम में गुस्सा पाया जाता है? क्या दाखिली सतह पर भी कोई गफलत या सिक्योरिटी ब्रीच का एहतसाब शुरू हुआ है? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अब सामने आ रही हैं, जैसे कि कैमरास की हैकिंग है, सर्विलेंस है, और ये मुमकिन है। देखिए ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि घर पे अगर एक सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है तो आप उसको टारगेट कर लें। उसके लिए कोई ऑन ग्राउंड बंदा नहीं चाहिए उनको, जो जाए और जाके कंफर्म करे कि वो वहां पे हैं या नहीं है। ये कोई वो वाला मुल्क नहीं है इजराइल या अमेरिका के, उनके पास एक ही मौका है बम मारने का और वो एक ही दफा कर सकते हैं। तो ही वॉज सिटिंग इन हिज हाउस, सॉरी इन हिज कंपाउंड, और यहाँ पे सर्वेलेंस के थ्रू, जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, और सामने ये भी आया है कि ज्यादातर ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस कहते हैं कॉम्प्रोमाइज होती है, वो ह्यूमन से ज्यादा नॉन ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होती है। एंड आई थिंक हैकिंग इसके अंदर सबसे बड़ा टूल है। देखिए अगर यहाँ पे इंटेलिजेंस का मसला होता, कॉम्प्रोमाइज होने का मसला होता, यहाँ पे अगर कोई मिला हुआ होता, तो ईरान के अंदर जो बड़े पैमाने पे हमले चल रहे हैं ना, उसकी पहले से इन लोगों को खबरें भी आती, इतलात भी आती, और जहां जहां इनके एसेट्स हैं उनकी भी खबरें आती। लेकिन आप नोटिस करें शजिया कि अमेरिका इस वक्त बड़ा परेशान है, हर जगह वो बम मार रहा है ये ढूंढने के लिए कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स कहां स्टोर की हुई हैं, इनका फॉर एग्जांपल एसेट्स इनके जो हैं वो किधर हैं। तो आई थिंक ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं है। इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और ह्यूमन फैक्टर इसके अंदर आई थिंक नहीं है। सही। जॉन, ईरान ने जो रिएक्शन दिया और ईरानी पासदारान इनकलाब के खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले हों, या कतर, कुवैत, सऊदिया, अमारात, बहरीन की इमारतों या एयरपोर्ट्स पर हमलों की इतलात हो, इस सब में ईरान का बुनियादी टारगेट क्या है? कोई इख्तितामी टारगेट रखा गया है या इनको सिर्फ रिएक्शन के हमले तस्वर किया जाए? देखें रिएक्शन का हमला नहीं है। रिएक्शन का हमला होता तो ईरान, तुर्की के अंदर भी बेसिस हैं, अजरबैजान के अंदर भी एसेट्स हैं, ओमान के अंदर भी एसेट्स हैं। ईरान कोई पागल तो नहीं है कि वो जंग करेगा बिला वजह। ये जो हमारे ब्रादर ममालिक हैं जो इसराइल के या तो डायरेक्टली दोस्त हैं या तो इनडायरेक्टली दोस्त हैं, ईरान को क्या पड़ी है कि वो उनके ऊपर जो है उनकी बेसिस के ऊपर अटैक करे। बात सारी ये है कि अगर आप अपने घर के सामने अगर अपने पड़ोसी को आप बोले, आपका पड़ोसी बोले कि जो चौकीदार को रखे वो, और गन दे चौकीदार को और बोले कि जी करो फायर जितनी करनी है, तो जाहिर सी बात है आप तो कभी रिटेलिएट तो करेंगे ना। इन सारी कंट्रीज ने पहले वादा किया कि हम अपना लैंड, एयर, सी नहीं यूज करने देंगे, फिर वही लैंड, एयर, सी जो है वो यूज करवाया अमेरिका को। जो अटैक किया अमेरिका ने, इब्राहिम लिंकन से थोड़ी अटैक हुए प्रेडोमिनेटली। लोगों की गलतफहमी है कि इब्राहिम लिंकन से अटैक हो रहे हैं। इब्राहिम लिंकन पहला टॉमाहॉक मिसाइल का बराज लॉन्च करके 2000 किलोमीटर पीछे जाके छुप गया है। तो जो अटैक्स हो रहे हैं वो सारे इन बेसिस से ही हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ईरान जो है वो हार पहनाएगा। और इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों होने के नाम पे, ये जो मुल्क जो इन्होंने किया है इस्लाम के नाम पे कि हम बरादर मुसलमान ममालिक हैं, कोई बरादर मुसलमान ममालिक इस तरीके से जो है वो दुश्मनी नहीं मोड़ लेता, खासतौर पे उस एक मुल्क के खिलाफ जो फलस्तीन के लिए भी लड़ रहा है काफी टाइम से और अकेला लड़ रहा है। तो इनकी भी बस हो गई थी। इन्होंने कहा कि जितने एसेट्स हैं अगर आप नहीं रोक सकते अमेरिका को अटैक करने से, तो हम तो एंगेज करेंगे, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। जॉन, चीन और रूस की जानिब से भी खुलेआम उनको टारगेट किया है। बिल्कुल ठीक। जॉन, चीन और रूस की जानिब से भी खुलेआम ईरान की हमायत के हवाले से बयान सामने आए हैं, मगर ईरान की मदद करने के हवाले से भी बातचीत हो रही है, चाहे वो सैटेलाइट लोकेशन, साइबर वॉरफेयर हो या फिर असला जाती ताउन हो। इस हवाले से कोई मुसद्दे का इतलात है या ज्यादातर सफारती बयान तक महदूद है?
चलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं पिछले सवाल के अंदर, और जो एयरपोर्ट की बातें और होटल्स की और जी जी कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है, देखिए बहुत सारी सीआईए फैसिलिटीज हैं यूएई के अंदर, जो फॉर एग्जांपल टर्मिनल 3 के पास भी फैसिलिटी है, और वहां पे पूरा सिस्टम सीआईए, पूरा एयरपोर्ट यूएई के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनका सारा ठेका जो है वो सीआईए के पास है। तो ये अटैक्स वहां पे हो रहे हैं, और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, होटल्स के ऊपर भी यही सीआईए के ऑफिशियल्स को टारगेट किया जा रहा है। 160 सीआईए के ऑफिशियल्स को कल जो है वो बड़े पैमाने पे टारगेट किया गया एक फैसिलिटी के अंदर, दुबई यूएई के अंदर। सही। जहां तक बात रही आपके सवाल की कि रशिया और यहाँ चाइना। पे देखिए, यहाँ पे अब ऑब्वियसली टाइम ही बताएगा कि किस तरीके से चलती हैं चीजें। अभी तो अटैक्स चल रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल गो ऑन। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साफी ईरान से हमारे साथ नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सुनो राउंड अप के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं दफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जनरल साहब, इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में जो हैजान की कैफियत है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये भी आइंदा चंद रोज में माजी की कशीदगियों की तरह खत्म होती दिखाई देती है, या ये इस बार जंग का इख्तिताम खतरनाक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जंग का इख्तिताम तो जैसा भी होगा, लेकिन एक नया मिडिल ईस्ट और एक नया एनवायरनमेंट जो है ना, वो जरूर इस्टेब्लिश हो जाएगी इस रीजन में, जो और हो गई है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जंग में इतना दायरा कार इसका फैलता चला जा रहा है कि अभी इसका जो एंड स्टेट है वो थोड़ी सी अंडर क्वेश्चन, अंडर क्लाउड चली गई है। बट हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है इस वक्त वो प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स जब चाहेगा इस जंग को एंड कर देगा, बट हम देखते हैं कि ईरान ने इनगल्फ किया है अपने रिस्पॉन्स में, उन कंट्रीज को भी इस जंग में लाने की कोशिश की है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, जहां से भी अमेरिकन बेसिस रहे या जिन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया इन अ वे, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और वो एक कास्ट क्रिएट करना चाह रहा है ईरान, न सिर्फ रीजनल कंट्रीज के लिए बल्कि इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो ट्रंप के नीचे, ऑफ कोर्स इजराइल इज पार्ट ऑफ दैट, और अब वेस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ थोड़ा सा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट, बट जो एक चीज सामने नजर आ रही है वो कोई इतनी इंकरेजिंग नहीं है। एक नया मिडल ईस्ट जिसके बीच में ईरान के साथ अभी हम देखते थे कि पिछले दिनों या प्रीवियस मंथ्स या एक 1.5-2 साल में काफी चीजें बेहतर हुई थी, स्पेशली सऊदी अरेबिया का जो कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया के अंदर भी एम्बेसी के ऊपर आपने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला कर दिया, कतर, और भी आप इकोनॉमिक टारगेट्स ले, तो और ईरान भी स्टैंड तो ले रहा है कि जी मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि इट इज अगेंस्ट द अमेरिकन, बट ओवरऑल इट हैज डैमेज्ड। मेरे ख्याल में उनको फोकस सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट स्टाफ पे करना चाहिए था। सर, एक आर्मी ऑफिसर, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल की फोर्सेस इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कि किसी मुल्क के अंदर उसके सुप्रीम लीडर को टारगेट करें और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि सब कंट्रोल में रहेगा? या आपके ख्याल में वो मिस कैलकुलेट कर गए हैं क्या? और साथ में ईरान का रिएक्शन वाकई सरप्राइजिंग है, या जानबूझकर मिडिल ईस्ट को शाम, इराक की तरह तबाह करना इस बड़ी गेम का हिस्सा है? देखिए, ह्यूब्रिस एंड इम्प्यूनिटी, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी हैं, और इनका कोलैबोरेशन है दोनों चीजों का इन द एप्लीकेशन। अमेरिका भी और इजराइल भी, अमेरिका की ऑफ कोर्स काफी सपोर्ट रही है, और अभी तो जॉइंट एप्लीकेशन हो गई है, दे हैव एस्टैब्लिश्ड एन एनिमी। उन्होंने तो अपनी वॉर की एप्लीकेशन की है जी। अब वो सही है या गलत है, हर ग्रुप जो है या हर जो कैंप है वो उसको डिफरेंट एंगल से देखेगा। There is a lot of geo-economics also involved in this. There are a lot of geopolitics involved in this. And unfortunately, जब इजराइल की एप्लीकेशन होती है तो it is the clash of two ideologies also. एक आइडियोलॉजिकल बेस है जो इमाम खमीनी के साथ अटैच थी इन ईरान में, वर्सेस नेतन्याहू जो जूइश ज़ायनिज्म की एक अप्रोच है, और बीच में फिर पॉलिटिकल वॉर मेकिंग जो है वो थ्रू आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स। इनडायरेक्टली इट इज आल्सो सपोर्ट टू दैट आइडियोलॉजिकल बेस जो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी लेकर चल रही है फ्रॉम इजराइल की सॉइल से, जो जूइश ज़ायनिज्म की एप्लीकेशन। तो ये क्लैश ऑफ टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज आल्सो। तो जब आइडियोलॉजीज का क्लैश होता है तो उसकी रिपरकशन बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, उसके इफेक्ट्स होते हैं बड़ी नस्लों तक आते हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजराइल ने भी कोई इतना अचीव नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए अमेरिका इतना दूर बैठा हुआ है, ठीक है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इजराइल ने इधर ही फलस्तीन के नेबरहुड में रहना है, लेबनान के नेबरहुड में रहना है, ईरान के रीजन में रहना है। तो इन्होंने अपने आने वाली नस्लों को एक अजीब से एक कंटेस्टेशन में, एक हेट में डाल दिया है, हेट दे हैव क्रिएटेड। बट एनी हाउ दे हैव, मुझे तो कोई शक नहीं है कि इजराइल की तो अपने जूइश ज़ायनिज्म के अपने बिल्कुल अज़ाइम है, और इस ईरानियन एप्लीकेशन के बाद मैं नहीं समझता। लेकिन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो वो रिजल्ट्स लेना चाह रहे थे रजीम चेंज के, वो तो हासिल ना हो सके ना, तो काइंड ऑफ के ये ज्यादा लॉस तो फिर उनका ही हुआ इस उसमें। देखिए लॉस्ट हुआ या नहीं हुआ, दे आर प्रिपेयर्ड। जब भी आप वॉर में कोई कंट्री जाती है शायद, तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉस्ट। तो मुझे अभी तक तो लग रहा है कि जो कॉस्ट अभी तक वो पे कर रहे हैं, वो सामने उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए वो तैयार हैं। लेकिन जो मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये वो कॉस्ट है जो सामने नजर नहीं आ रही। ये वो कॉस्ट है जिसका इफेक्ट 20 साल बाद, 25 साल बाद आएगा। सबसे ज्यादा नुकसान तो पीस का हो गया ना। जो पॉजिटिव पीस है, विच इज अ कंप्लीट पीस इन टोटलिटी, वो तो अचीव हो नहीं सकता। जंग खत्म भी हो गई तो नेगेटिव पीस ही अचीव होगा। साइलेंसिंग ऑफ वेपन डजंट मीन कि यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश हो गई। ये नफरत, अब हेट जो है, ये डीप रूटेड हो गई है। और ठीक है, इस वक्त मिडल ईस्ट जो है वो ईरान की पॉलिसी से शायद खुश ना हो, लेकिन ओवरऑल उनको इजराइल ने उनके लिए भी एक अलार्म क्रिएट कर दी है, एक रेजिस्टेंस। जब ये ईरान खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर हम समझते हैं कि जी ये जूइश ज़ायनिज्म जो है ये अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को परसू करता है, ये ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ता है, तो फिर देयर आर चैलेंजेस फॉर अदर कंट्रीज। और सर मिडिल ईस्ट की जानिब से आप कोई रिएक्शन देख रहे हैं ईरान पर? सॉरी, मिडिल ईस्ट की जानिब से कोई रिएक्शन आप देख रहे हैं ईरान की तरफ? रिएक्शन ऑफ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ऑफ कोर्स। देखिए अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि वो ईरान की तरफ, तो ऑफ कोर्स दे आर प्रिटर्ब्ड। अभी कतर में कल देखे ना, 2 जहाज जो ईरान के गिराए गए, वो क्लेम यही कर रहे हैं कतरी एयरफोर्स ने गिराए। तो इट मीन जो एयर बैटल हुई है, इट वाज बिटवीन कतर एंड ईरान। और कोई सिविल ऐसी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, या जो हो सकता है कोई ऐसी कैजुअलिटीज हो जाए जिसकी कॉस्ट वो कंट्रीज ना बर्दाश्त करें। एंड हु कुड से, देखिए मिनॉरिटीज हैं कुछ मुल्कों में, वो इतने आंसरेबल नहीं है कि वो लोगों की पल्स को देखेंगे। वो क्या देखेंगे? वो जब देखेंगे कि उनकी सॉवरेनिटी को हिट किया गया है, तो दे हैड अ पास्ट आल्सो। अनफॉर्चुनेटली दैट पास्ट वाज नॉट दैट वेरी ब्राइट। कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बेहतर हो रही थी, तो अगेन वो चीजें बैकग्राउंड में पड़ी तो होती हैं, जो इंट्रा अरब कंटेस्टेशन थी। फिर आपने देखा बार रीजन में पुरानी, अगर 80s में आप चले जाए तो इराक और ईरान की भी हमने वॉर देखी। इस मिडिल ईस्ट के ऊपर तो इतने तजर्बे हुए, वॉर तो यहाँ कॉन्स्टेंटली रही है। हमने तो अपने लाइफ स्पैन में यहाँ वॉर ही वॉर देखी है जी। तो कुछ ना कुछ कंटेस्टेशन रही है, वो बैगेज भी पास्ट का साथ कभी कभी शामिल हो जाता है। तो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अटैच हो गई है टुवर्ड्स द मिडिल ईस्टर्न रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ईरान। सऊदी अरेबिया पूरी कोशिश कर रहा है, और भी फ्रेंड्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, तुर्किया, के इसको ज्यादा जंग को फैलाया ना जाए। बट जंग का इनिशिएट करना शजिया बड़ा आसान होता है, वो वहां अब इसको समेटना, एंड स्टेट दैट वो किसने करनी है, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता। तो वो इवॉल्विंग सिचुएशन है। विद द टाइम आप देखती जाएंगी कि अनफोल्ड होता जाएगा, लेकिन मैं कोई इतना पॉजिटिव एंड नहीं देख रहा इस वॉर। बिल्कुल सही। जैसे ईरान जिस तरह सैकड़ों में मिसाइल तेल अबीब, हैफा और यरूशलेम और दीगर खलीजी ममालिक में दाग रहा है, इससे तो ऐसे मालूम होता है कि ईरान के पास जखीरा बेशुमार है। आप क्या समझते हैं कि ईरान जखीरे की बुनियाद पर कितना अरसा जंग में मुसलसल रह सकता है? Their stock piles are not known. डिफरेंट फिगर्स आते रहते हैं। जो मीडियम रेंज है उसके कुछ 4,000 तक आते हैं, जो शॉर्ट रेंज है वो 6-7,000 तक नंबर्स गिने जाते हैं। बट एक चीज याद रखिए कि वो अपने ड्रोन्स बनाते हैं, अपने मिसाइल्स बनाते हैं। जो इतलात हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, नॉट कंफर्म। कोई सरप्राइजिंग, कोई आप देख रहे हैं कोई सरप्राइजिंग रॉकेट्स या मिसाइल भी मौजूद है ईरान के पास जो आगे इस्तेमाल हो? देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक दफा इशारा किया था, जब वो विटकॉफ को कह रहे थे कि जी अगर इतना मेरा अमेस्ट किस्म का मिलिट्री बिल्टअप के आगे भी ईरान ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास कुछ चीजें मौजूद हैं। तो शक तो किया जाता है कि ईरान के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे। बट आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ द वॉर। अगर इस तरह की कोई चीजें जो भी होंगी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली सामने आ जाएंगी, और वो उसको लेट टाइम तक अब नहीं रखेगा। ऑलरेडी ईरान इज सफरिंग। जब आप बाकी डोमेन्स में अपने डिफेंस को और अपनी मिलिट्री को इतना स्ट्रांग नहीं करते इन ऑल स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर,
तो और एक ही लिमिटेड अगर आप चॉइस अभी आप मिसाइल तक ही महदूद रह गए तो फिर आपकी जो रिस्पांस ऑप्शंस है वो रिस्ट्रेंट हो जाती है जी, कम हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सॉरी। बिल्कुल सही। अदरवाइज तो खैबर मिसाइल समेत तो कई पुरानी टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं कि ईरान ने मैदान में जरूर उतारी हैं। वो तो है, देखिए मिसाइल ही रह गया ना। अब वो कितने हैं, कैसे हैं, वो उस पर भी कोई नंबर नहीं दिया जा सकता। और फिर अगर अमेरिका कह रहे हैं इनके पास है, तो अमेरिका का ऑलरेडी हम इराक के कॉन्टेक्स्ट में देख चुके हैं कि वो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन आज तक नहीं निकले वहां से। तो वो हो सकता है उनका वॉर कुछ जारी रखने के लिए वो कभी भी इस थ्रेट को छोटा थ्रेट नहीं करेंगे। कई दफा वो देखे ना, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको प्रिडिक्ट करना इस वक्त बड़ा मुश्किल हुआ। कभी वो कहते हैं जी हमने न्यूक्लियर उनका ऑब्लिटरेट कर दिया, पिछली सब खत्म कर दिया और अब एग्जैक्टली अब मिसाइल की तरफ चली गई है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे थोड़े से शिफ्ट करते रहते हैं। बट आई थिंक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो बड़े क्लियरली अमेरिकन स्पेल आउट कर दिए हैं। उनको तो वो इमीडिएटली कोशिश करेंगे कि 4 to 5 वीक्स अंदर अंदर उनको अचीव कर ले। अच्छा सर, अरामको ऑयल रिफाइनरी पर सऊदीया में हमला हुआ, इल्ज़ाम लगा कि ईरान ने किया है, लेकिन फिर ईरान ने तरदीद कर दी और बाद में ये इतलात आई कि मुसाद के 2 जासूस भी पकड़े गए जो धमाके करना चाह रहे थे। क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी जारी है, मतलब यहाँ भी फायदा लिया जा रहा है? चलिए, दिस इज द प्रॉब्लम विद द फॉग ऑफ वॉर। ये वॉर जब शुरू हो जाती है जी, तो इतनी चीजें ग्रे में चली जाती हैं और फॉग में चली जाती हैं। अभी देखे ना, इस वॉर का तो आगाज ही स्मोक स्क्रीन से हुआ। कैसे कि डायलॉग हो रहा था सामने, और डायलॉग डिप्लोमेसी फेल हो गई। अभी जारी थी, उसको एंड स्टेट तक काफी चीजें जो वो एग्री भी कर ली गई थी। जब इधर डायलॉग का स्मोक स्क्रीन था, तो उसी के पीछे टॉमाहॉक भी एयर में था। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त प्रिडिक्ट कर रहा कोई एक, जो पहले होता था ना वॉर का एक स्ट्रक्चर्ड वॉर होती थी, उसको आप प्रोसिक्यूट करते हुए आपको पता चल रहा होता था कि कैसे सिस्टमैटिकली चीजें बढ़ रही हैं, क्लैरिटी बहुत ज्यादा होती थी। अब तो इतना फॉग है, कोई पता नहीं चलता कि हु इज द रियल एनिमी, वो कैसे कैसे एप्लीकेशन करे। जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, इसके बड़े लाइकली चांसेस हैं टू इंटेंगल मोर कंट्रीज इनटू दिस, और ईरान के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। बट आई वुड अगेन से, कुछ चीजें तो ईरान की तरफ से भी हुई हैं, कुछ उसका फिर पूरा फायदा भी उठाया जाता है। जब आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो एनिमी तो अपने ऑल मीन्स यूज करेगा, चाहे कोवर्ट हो चाहे ओवर्ट हो, टू क्रिएट मोर क्यास एंड कंफ्यूजन। जितनी ज्यादा कंट्रीज की हेट बढ़ेगी ईरान के आगे, ऑफ कोर्स वो इजरायली एप्लीकेशन को सूट करेगा। सर, अमेरिकन अपनी अफवाज की हलाकत पर बड़े हसास होते हैं। अमरीकी अवाम अपने हुक्मरानों से भी ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव और सख्त गिर हैं। अगर ये हलाकतों में इजाफा होता है, तो क्या अमरीका के अंदर से अवामी रिएक्शन ऐसा आ सकता है कि ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़े? क्योंकि अभी भी बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है ट्रंप को। जब मैं ट्रंप को देखता हूँ कि ट्रंप अपनी एक अप्रोच रखते हैं। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी आई मीन प्रेसिडेंट नहीं है जो एक रेगुलराइज तरीके से जो अमेरिकन फंक्शनिंग है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आगे बढ़ने की, उससे जरा हट के काम करते हैं। देखिए, अभी उनको कोई कांग्रेशनल उन्होंने नहीं माने रखा इस चीज को कि मैं परमिशन लूंगा या नहीं लूंगा। पिछले दिनों आपने एक और जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, उसको कैसे उन्होंने हवा में उड़ा दिया, जो टैरिफ्स के ऊपर थी। फिर आप यूनाइटेड नेशन को भी, पिछली दफा तो आपको जब एप्लीकेशन इराक में हुई, अफगानिस्तान में हुई, तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क का कवर मुहैया किया गया या मौजूद था आपके पास थ्रू। इस दफा वो भी नहीं है। 52% ऑफ अमेरिकन आर अगेंस्ट दिस वॉर इन ईरान। बाकी भी जो इसके हक में नहीं है, वो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड। 20-21% से ज्यादा लोग ईरान के ऊपर अटैक के हक में नहीं है, जो प्योरली हक में हो। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। वो उसको माने नहीं रखते, उसको अपने उसमें पॉलिटिक्स, जब नो पॉलिटिक्स, इमिग्रेशन लॉज के ऊपर देख लें कितना प्रेशर है उनके ऊपर। तो अभी देखिए, कांग्रेस में चीजें गई हैं, सेनेट में जाएंगी, वहां डिस्कस होंगी। अभी आई डोंट नो कि वो किस तरह की ट्रंप साहब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन इसी पे की थी कि मैं आऊंगा तो मैं सारी वॉर्स खत्म कर दूंगा। आप इस चीज को लेकर आए हो और फिर अब आगे, डोंट यू थिंक आगे जो इलेक्शंस में उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला साबित हो सकती है? मैंने अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज की परवाह नहीं कर रहे कि उसके पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है। वो एक जो वो ठान लेते हैं उसको वो फॉलो अप कर रहे हैं। ईरान की आई कैन अंडरस्टैंड। अभी आहिस्ता आहिस्ता पिछले इलेक्शन में भी ये चीज सामने आई कि ये जो वॉर्स हैं या जो पॉलिटिकल अप्रोच है अमेरिका की, क्योंकि वॉर भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है और मैं उसको पॉलिटिकल अप्रोच ही कहता हूँ, उसी के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी उसके इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए पाए गए
इसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा इलेक्शंस के ऊपर। वो जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशो इकोनॉमिक चीजें थी उस पर, लेकिन अगले इलेक्शन में बिल्कुल इसका असर पड़ सकता है कि ह्यूज नंबर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को रिजेक्ट कर सकता है। बट वंस अगेन आई वुड से विद प्रेसिडेंट ट्रंप दिस फैक्टर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतना ज्यादा अटैच हो गया है कि आपको असेस करना या उसके ऊपर कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी इसी वॉर का एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। वो कभी हफ्ते की बात करते हैं, कभी 4 हफ्ते की बात करते हैं, कभी 5 हफ्ते की बात करते हैं, फॉर लॉन्गर पीरियड बात करते हैं। फिर उधर फॉर एवर वॉर्स के भी खिलाफ हैं। फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रही है, आई मीन वाइस प्रेसिडेंट मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमने इराक और अफगानिस्तान से सीखा है, हम उस तरह की वॉर भी नहीं चाहते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कई दफा उल्टी बात कर दे। तो एक हेजी सा माहौल है जी, कोई आपकी असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है। जेडी वैंस जो है वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा, एक रात पहले कहते कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दिस इज अ इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अगले दिन आप इफेक्टिव हो गए। पिछली दफा भी जब 12 डेज वॉर थी तो आप नेगोशिएशंस भी कर रहे थे ईरान के साथ। ईरान ने एक सिंबॉलिक अटैक भी किया कतर अल उदैद के ऊपर, और उसके बाद फिर उसी शाम में ही आप देखते हैं कि हम एक पीसफुल सोल्यूशन की तरफ चले गए। गो के वो पीसफुल तो नहीं था, आई न्यू इट। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो अभी भी वॉर है उसी 12 डेज की कंटिन्यूटी थी। वॉर वाज ऑन, जरा डिप्लोमेसी को बीच में एक फिट इन किया गया था ताकि लोग भूल ना जाए इस वर्ड डिप्लोमेसी को। बिल्कुल सही। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। सर, स्पेन ने तो बरह रास्त इनकार कर दिया है अमेरिका को और कि वो ईरान के खिलाफ जंग में कतई साथ नहीं देगा, न इस्तेमाल होगा। क्या ये मुमकिन है कि खलीजी इत्तेहादी भी खुलकर अमेरिका से अपनी सपोर्ट वापस ले लें और दूसरा कोई सिक्योरिटी गारंटर तलाश कर लें जो चीन या रूस हो? लेकिन EE3 जो है वो जर्मनी, यूके एंड फ्रांस, उन्होंने तो ईरान को कंडेम किया और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। यूके ने तो अनाउंस कर दिया। स्पेन का है, स्पेन ने बिल्कुल वो उन्होंने इनकार किया। और स्पेन का वी ऑल नो कि उनकी जो पॉलिटिक्स चल रही थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, स्पेनिश प्रेसिडेंट की और उन लोगों की स्पेन की, वो हमारे सामने, और उसी के मुताबिक उन्होंने बिहेव किया। वेस्ट देखे शाजिया बड़ी बातें करता है, बहुत क्लेम भी करेगा, ये इम्पैक्ट कुछ भी नहीं करता। वो हमेशा पार्टनर ही बन जाता है किसी ना किसी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको याद होगा फ्रांस ने एक पहले जब मिडिल ईस्ट में एप्लीकेशन हुई थी तो फ्रांस ने बड़ा उसके यमन वाले उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत डिफरेंट सा स्टांस लिया था। लेकिन इट जस्ट टुक वन ब्रेकफास्ट मीटिंग विद द यूएस प्रेसिडेंट और वो फिर उनके साथ खड़े थे। अभी भी ब्रिटिश वगैरह यूक्रेनियन कॉन्टेक्स्ट में जरा डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन जब मिडिल ईस्ट की या इस रीजन की कोई चीज आती है तो ऑलमोस्ट वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो वो इतने इफेक्टिव मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन में भी हुए तो फर्क कोई नहीं पड़ना। वॉर इज ऑन। और अमेरिका जिस तरीके से क्लेम कर रहा है कि मेरे पास बहुत स्टॉक फाइल्स पड़े हुए हैं, मैं बहुत लंबी जंग कर सकता हूँ एट माई ओन रिसोर्सेज, तो प्रॉब्ली दे आर नॉट लुकिंग एट देयर सपोर्ट एज वेल। ऑफ कोर्स यूनाइटेड नेशन को जब आप इतना वैल्यू ही नहीं देते तो आपको परवाह नहीं अब उन वोटों की, या सिक्योरिटी काउंसिल में, या एक जो आप कह दूसरे इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई जो मोरालिटी का जो फैक्टर अटैच है विद द वॉर, वो अब ऑलमोस्ट इट हैज गॉन। वो तो इल्यूसिव सी एक चीज लगती है। ठीक सर, इस जंग का बरह रास्त असर ऑफ कोर्स हमारे बलूचिस्तान को भी होगा अगर ये लंबी चलती है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को फिलहाल अपनी सफारती पोजीशन या पर जो हमने पोजीशन रखी हुई है वही रखनी चाहिए, मजीद आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टांस लिया। देखिए, इस वक्त 2-3 कंट्रीज मैं जाती तौर पर समझता हूँ बड़ा अहम रोल अदा कर सकती हैं, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप भी सुनेंगे और जिनको ईरानियन लीडरशिप भी सुनेगी और वो वैल्यू करेंगे उनको। वो है रजब उर्दगान साहब हैं टर्किया के, पाकिस्तान है और सऊदी अरेबिया। आई थिंक ये तीनों मिलके एटलीस्ट एफर्ट जरूर कर सकते हैं टू वर्क फॉर द पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये वॉर, अच्छा ये वॉर अमेरिका के लिए भी, अमेरिका को आपने ये बताना होता कि आपका इसमें नुकसान क्या होना है। उनका वे ऑफ वर्किंग इस तरह का होता है। उनको ये अगर आप कहेंगे कि आप बंद कर दें, इंसानियत है ये, या इजराइल को कह दें, वो शायद इतना इम्पैक्ट ना करे। क्योंकि ईरान के बारे में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इवन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वो अब ये थोड़े से डाउटफुल हो गए जिस तरीके से ये रिस्पॉन्स माउंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट। और ईरान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ये तीनों इम्पैक्ट कर सकते हैं। सर, हम इस वक्त अफगानिस्तान के साथ भी हालत जंग में है और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर तक मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने सबक सिखाया है, इस बार अफगानिस्तान को हम ये तवक्को करें कि अब कई अरसा अफगान बॉर्डर से हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी और सुकून रहेगा?
चलिए, एक तो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, इफ यू अलाउ मी एंड प्लीज डोंट माइंड दैट, इसको जरा सीधा कर लेते हैं। इसको अफगानिस्तान मत कहें जी, इसको तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान ही कहें, उन्हीं के साथ हमारे मामला। फेयर इनफ, बिल्कुल। वी आर नॉट इन वॉर विद अफगानिस्तान, हमारी कोई वॉर नहीं है। मैं इसलिए इसको वॉर नहीं कहता कि अफगानिस्तान को स्ट्रक्चर्ड स्टेट है नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स तालिबान वहां पे पावर में बैठे हुए हैं। You're right. We should use operations. कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, कोई जंग नहीं। Very well said. तो इसको तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ ही रखें। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ना उनका कुछ स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट है, इसलिए वो अफगानिस्तान के ऑब्जेक्टिव्स तो है ही नहीं उनके सामने, उनके लोगों के ऑब्जेक्टिव्स तो है ही नहीं उनके सामने। वो तो अपना जो टेररिज्म रिलेटेड इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट इंडिया उसके साथ जुड़े हुए हैं, और जितने ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो भी उसी छतरी में काम कर रहे हैं जहां पे अदर इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और इन सारों की कोलैबोरेशन करा रहा है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तो हम उनसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ जाएं, अपनी पॉलिसी को चेंज करें as far as these factors of Afghanistan, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BRA, BLA, stop supporting them। आप इनसे डीलिंक हो जाएं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे, वो they are part of it। अभी तो पाकिस्तान फिर अब ये समझता है कि अगर if you are part of it then be get ready to pay the cost। तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान एक बड़े क्लियर पॉलिसी के साथ आया है, और पाकिस्तान कैन विल कंटिन्यू फाइटिंग। ये जो वो पहले उनका हुआ करता ना कि जी वी हैव टाइम एंड यू हैव वॉचेस एंड वी हैव टाइम, अमेरिकन को कहा करते थे, इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के पास भी बड़ा टाइम है, कोई परवाह नहीं, ये लॉन्ग टर्म चलेगा, बिल्कुल सही, कि जी चलता रहेगा ये जब तक इनका टेररिज्म से और ये बिहेवियर चेंज इन पे नहीं आता। They will keep, they'll be having good blows from Pakistan। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वो आपने सुनी आज के प्रोग्राम में, बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।